नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल 9 अगस्त है, आपके ग्रुप डी का पेपर फिर से स्टार्ट है। कल या आने वाली शिफ्टों में अगर आपके ग्रुप डी का पेपर है तो आप इस क्लास को जरूर से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि ये क्लास अभी तक के जो ग्रुप डी के पेपर लगे उनके बेस पर बनाई गई क्लास है। इनमें एक सिंगल टाइप भी, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आप ये कह सको कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। सब में डेटा चेंज है, बाकी का टाइप बिल्कुल सेम है। तो बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चनों का आप चाहे तो पैटर्न देख सकते हो कि आज हम किस तरीके के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास हम सॉल्व करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लास आपके लिए 100% कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, आइएगा सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो एक क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का इस तरीके का आ रहा है जिसमें दर पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कल अगर आता है तो कैसे बना के आओगे, देखो सर चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, आपको दर बतानी है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 2 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है, 1600 हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, 2 साल में हो जाती है। और 3 साल में वही राशि कितनी हो जाती है, आपके पास है 2000 हो जाती है। आप ये बताइएगा 2 साल से 3 साल में कितने साल लगे, इसको 1 साल लगा। तो 1 साल का कितना ब्याज हुआ, सर 1 साल का ब्याज हो गया आपके पास है 400 रुपए। ये 400 रुपए किस पर लगा है, 1600 रुपए पर लगा है। आप ये मत कह दीजिएगा कि सर मूलधन पर लगता है ना ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। इसने क्या किया कि 2 साल बाद राशि अगर 16,000 हो गई तो इसको ही आपको मूलधन मानना पड़ेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन सरल ब्याज का होता तो फिर आपको दर निकालने के लिए दर का फॉर्मूला लगाना पड़ता, 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय जो होता है उसका फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि सर अगर आपसे रेट पूछिए तो ये लीजिए परसेंटेज में रेट। कैसे निकालोगे रेट, सर आपको 400 का ब्याज मिल रहा है, 400 का ब्याज कितने पर मिल रहा है आपको, 1600 पर। परसेंटेज बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 25% एकदम करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का ट्रेंडिंग में चल रहा है आपके पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, सर आपके पास तीन संख्या 1 2 3, इनका औसत 7 है, तो एक्स का मान बताना है। करना कुछ नहीं है, बेसिक तरीके से चल जाओ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग दे दो। जोड़ने का ये तरीका है कि एक्स वाला पद एक्स वाले पद में ही जुड़ेगा और अंक अंक में ही जुड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर 3x 2x और 5x, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 5x और 5x 10x। तो सर x वाली संख्या हमने जोड़ दी, हो गया हमारे पास 10x प्लस का निशान। आप बताइएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा। और भाग किसका देना, 3 का देना है। 3 का भाग क्यों देना है आपको, क्योंकि सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है हमारे पास, इसलिए। जबकि बराबर कितना आपके पास, बराबर सर 7 है, 7/1 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास है 10x प्लस 6 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है। तो 10x बराबर 15 है, तो x का मान कितना है आपके पास, सर x का मान आपके पास 1.5 है। क्योंकि आप यकीन मानिएगा कि बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को सेट करने में और आप तक पहुंचाने में, प्लस इसके अलावा आपको पता है रेलवे की प्रॉपर ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो ड्यूटी करने के बाद मुझे जो टाइम मिला है, पहले क्वेश्चन सेट किए, चाय पी और सीधे मैं आपकी क्लास अपलोड करने लग गया। ठीक है ना, मतलब रिकॉर्ड करने लग गया। तो आपका इतना सा काम है, एक प्यारा सा आप कमेंट्स जरूर करिएगा और हो सके तो क्लास को लाइक करें आप। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। इस बार मध्यानुपाती के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मध्यानुपाती के क्वेश्चन स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। मध्यानुपाती के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, घुमा घुमा करके। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब संख्या 7 11 18 23 है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। आप ये बताइए, दो संख्या है, इनका मध्यानुपाती कितना आएगा। आपका काम यह है कि सबसे पहले तो इस x का मान निकालो। किसका मान निकालो, इस x का मान निकाल के आप यहां रखोगे तो आपके पास है दो संख्या आएगी। फिर हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, सर मध्यानुपाती फिर हम ऐसे निकालते हैं, दोनों संख्या को गुणा करके और रूट ले देते हैं। दोनों संख्या को गुणा करके हम रूट ले देते हैं। इसमें जो मेन मुद्दा है ना वो इस x का ही है कि x को आपको कैसे निकालना है। तो x को निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसने ये कह रखा है सर संख्या समानुपात में होनी चाहिए। समानुपात का अर्थ क्या होता है, समानुपात का अर्थ ये होता है आपके पास है कि 2:3 में अगर संख्या है तो फिर से संख्या 2:3 में ही आनी चाहिए। पहले अगर 4:5 में है तो फिर से संख्या 4:5 में ही आनी चाहिए। ये होता है समानुपात का अर्थ है। तो ऐसे आपके पास x का मान आएगा, मतलब इनमें कोई संख्या ऐसी जुड़ेगी कि स्टार्टिंग की 2 का अनुपात और लास्ट की 2 का अनुपात बराबर रहेगा। लेकिन वो तरीका शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको कि x का मान कैसे निकालना है। देखो
आपको कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन को ऐसे जमाओ, 7 और 11 लिख दीजिए, पहले 7 और 11 लिख दिया, फिर लिख दो आप 18 और कितना लिख दो आप 23। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने सर ये पहला अनुपात इसको बोलते हैं, दूसरा अनुपात इसको बोलता है, ये लिख दिया। अब इनका अंतर, इसमें से ये घटाओ कितना आएगा आपके पास 11 आएगा, इसमें से कितना घटाओ कितना आएगा 12, यानी हमने इनका अंतर लिया है। स्टेप नंबर 1, अभी तक हमने इनका अंतर लिया है सर, किस चीज का अंतर लिया है, इनका अंतर ये रहा, इनका अंतर आपके पास ये रहा। क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखोगे इनका डिफरेंस कितने का है सर, 1 का है। अब ऊपर चाहे तो इससे तुलना कर लो चाहे इससे कर लो, रिपीट, चाहे आप इससे तुलना कर लो चाहे आप इससे कर लो, आप छोटे वाले रेशियो से करने की कोशिश करो। मान लीजिए सर हमने इससे तुलना करने की कोशिश करी तो इसका अंतर कितने का आपके पास 4 का है। तो पहला काम आपका यह है कि आप इस डिफरेंस को समान करिए। डिफरेंस को समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करने का मतलब यह है कि ये भी संख्या होगी और ये भी 4 से गुणा होगी, तो इसको 4 से गुणा करो और ये 4 से गुणा होगा। अब इसके बाद बस आपका एक्स का मान आ गया, इतना ही काम करना था। अब आप देख लीजिएगा पहले संख्या कितनी थी सर, पहले संख्या हमारे पास है 7 थी, 7 से बढ़कर संख्या कितनी हो गई सर, 7 से बढ़कर 44 हो गई। देखो ये 44 है, तो जो संख्या पहले 7 थी वह अब 44 हो गई। कितना बढ़ा, कितना प्लस किया, तो आप ये कहोगे सर आपने इसमें 37 जोड़ा है। कितना जोड़ा है 37। अगर 37 जोड़ा है ना तो यही एक्स का मान है, यही क्या है आपके पास एक्स का मान है। आप चाहे इधर से तुलना कर लो चाहे आप इधर से तुलना करो। देखो पहले संख्या 11 थी, 11 से कितनी हो गई आपके पास 48 हो गई। कितनी जोड़ी आपने भाई, पहले 11 थी, 11 से 48 जोड़ोगे तो 37 हो गया आपके पास। तो इस तरीके से एक्स का मान आ गया। अगर एक्स का मान आ गया तो मुझे आप ये बताओ पहली संख्या कितनी आएगी सर, 36 आएगी। दूसरी संख्या कितनी आएगी, देखो 37 का डबल 74, 74 में से 10 हटाओगे तो 64। पहली और दूसरी दोनों संख्या है तो सर बिल्कुल हम मध्यानुपाती बता सकते हैं कि मध्यानुपाती होता है आपके पास है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 6 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास 48। किस ऑप्शन में, तो सर हमको डी ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है, ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। कल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक और क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा, आप मुझे ये बताइएगा 7 में आप कितना जोड़ोगे, 7 में आप कितना जोड़ोगे कि आपके पास है 3 आ जाए। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है, 7 में आप कितना जोड़ोगे कि 3 आ जाए, बताओ। तो आप ये कहोगे सर 7 में हम माइनस का 4 जोड़ेंगे तो 3 आ जाए। यानी कि अगर मान लो कल को जाकर के ये है कि इनमें प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है x, और x का मान माइनस का मान लीजिए 13 आ गया, तो आप नहीं कहोगे ना कि सर ये तो जोड़ने की बात कह रहा है, फिर x में आप x का मान माइनस का कैसे हो सकता है। हो सकता है अगर 7 में आप कितना जोड़ोगे कि 3 हो जाए तो माइनस का 4 जोड़ोगे भाई। कितना जोड़ोगे आप, माइनस का 4 जोड़ोगे, ठीक है। तो पहले हमारा जो तरीका था उससे तो हम x का मान निकालेंगे, फिर हम यहाँ रखेंगे, ये देखो ये समानुपात का निशान दिख रहा है आपको, तो फिर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगेगा इसमें, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि सर x का मान निकालेंगे ओनली फॉर, क्योंकि बाई का मान हमसे पूछा है। तो जो तरीका था ना उसी तरीके से आप जमाइएगा। पहले आप 22 लिखोगे, फिर आप कितना लिखोगे 26 लिखेंगे, दूसरा रेशियो कितना आपके पास है 19 लिखेंगे, फिर हम 21 लिखेंगे। बताओ देखे कितना अंतर है सर, 3 का अंतर है। कितना अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का डिफरेंस है आपके पास, तो आप ये कहोगे सर 2 का है। तो देखो इनसे करो ना तुलना, इसका 2 का ही है, किसी से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि सर जो संख्या पहले 19 थी वह संख्या आपके पास कितनी रह गई, वह संख्या 3 रह गई। तो 19 में आप कितना जोड़ोगे, क्योंकि जोड़ने की बात कही गई है, वो ये नहीं कह रहा कितना घटाओगे। अगर ये बात घटाने की होती तो बात अलग हो जाती। वो ये कह रहा है कि आप ये बताइए एक्स में क्या जोड़ा जाए कि आपके पास कितना हो जाए 3 रह जाए। सर एक्स में क्या जोड़ा जाए, तो सर एक्स में आप जोड़ोगे माइनस का 16। एक्स में कितना जोड़ोगे आप सर, माइनस का 16 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे आप, माइनस का 16 जोड़ोगे। यानी कि सर एक्स का मान हमारे पास माइनस का 16 आ गया। अगर आपके पास एक्स का मान आ गया तो फिर वहां रखो और आंसर लाओ। इसमें मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि x का मान माइनस का 16 आएगा, क्योंकि 19 को 3 बनाने के लिए माइनस का 16 ऐड करना पड़ेगा। अगर ये कहता कि इसमें से कितना घटाया जाए, अगर ये क्वेश्चन होता कि कितना घटाया जाए, तो 19 में से आप कितना घटाओगे, तो सर 19 में से हम 16 घटाएंगे। तो ये प्लस का 16 घटाते हैं। अगर ये घटाने की बात करती तो प्लस का 16 घटाना पड़ता, क्योंकि देखिएगा घटाया जाए तो माइनस पहले से, तो प्लस का 16 आप इसमें से घटाओगे, लेकिन जोड़ने की बात आ रही है तो माइनस का 16 आप जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे, माइनस का 16। सर 19 में अगर हम माइनस का 16 जोड़ते हैं तो 3 रिजल्ट आ जाता है, मतलब हम x का मान माइनस का 16 निकाल चुके हैं। अब आप यहां रखिएगा, सर ये 16 दूनी का 32 हो जाएगा, और जो भी माइनस का, ये माइनस का 32 हो गया सर हमारे पास। एक काम करो ना, इतना संघर्ष मत करो, 22 को 22 से गुणा करोगे तो आपको पता है कि 22 स्क्वायर बनेगा आपके पास, ठीक है।
बराबर का निशान। अब आप यहाँ रखो 16 दूनी का 32, सर ये माइनस का 32 हो जाएगा आपके पास, गुणा का निशान। देखिए यहाँ पर आप 16 लिखोगे माइनस के 16 चक्कू 64, वही माइनस का माइनस के 64 और माइनस के 8, माइनस के 64 और माइनस के 8 माइनस के 72 और माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो अगर सर बाई का मान निकालना तो ये हो गया हमारे पास है, इसके 2 टुकड़े करके लिख दो, 16 गुणा 2 लिख दो और ये 72 को 72 लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं सर 16 में से 4 बाहर आएगा, 144 में से 12 बाहर आएगा, तो हमारे पास 48 है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, ध्यान में रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी तरीके का। स्टूडेंटों को ये कहना था सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा था, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट को बताने में दिक्कत हो गई, इसलिए मैंने दोनों तरीके के यहाँ पर लिए, सारे कोचिंगों के नोट्स वगैरह छानबीन करके फिर आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। आप यकीन मान के चलिएगा, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी कंटेंट वाली चीज़ें नहीं मिलेगी। अब आप ये कहोगे सर कैसे नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी कि मैंने सारे चैनलों का जो एनालिसिस है, स्टूडेंटों को जो एनालिसिस है ना, सभी टीचरों को मिला करके मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको फायदा है कि काफ़ी सारे टीचरों की आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देख ली ना सबकी यार कि किसने क्या पढ़ाया है, फिर आपको टेंशन करने की जरूरत है, आप तो सीधे रट के जाओ एग्जाम देने के लिए। तो हम इसीलिए तो टाइम लगता है यार इन क्वेश्चनों को सेट करने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लगातार मैसेज आते रहते हैं कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराओ, एक्सपेक्टेड कराओ। चलिएगा, यदि 32 और 17 में से एक संख्या x घटाई जाती है, एक संख्या x घटाई जाती है, तो प्राप्त संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती 18 है, x का मान बताओ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सर हमको पता है कि मध्यानुपाती का मान कितना 18, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है हमारे पास अंडर रूट का निशान, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है सर, पहली संख्या 32 माइनस एक्स है। दूसरी संख्या कितनी है सर, दूसरी संख्या हमारे पास है 17 माइनस एक्स है। भाई यही है ना दोनों संख्या हमारे पास है, क्योंकि कहा कि प्रत्येक संख्या में से आप एक्स घटाओगे। अब ये 18 आ गया आपके पास, एक काम करो वर्ग कर दो यहाँ से, वर्ग इसलिए कर देंगे क्योंकि रूट का निशान हट जाएगा। 18 बराबर 18 का वर्ग करके लिख दो, एक काम करो 18 का वर्ग कितना होता है 324, बराबर का निशान। सर ये 32 माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास है, और ये आपके पास है 17 माइनस एक्स आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपकी लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, जब आप पूरी मैथ पढ़ोगे तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जब आपको बाई ऑप्शन जाना पड़ता है, क्योंकि इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाकर के और इनका गुणा करके 324 ले आना, बस बाई ऑप्शन जाकर के गुणा करके 324 ले आना बस। अगर हम 8 घटाते हैं सर, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है 24, और ये कितना रह जाएगा 9। 24 इंटू 9 324 नहीं हो रहा, मतलब ये तो गलत है आपके पास। फिर आप एक काम करिएगा, फर्स्ट के बाद सीधे लास्ट को उठाने की कोशिश कर लिया करो, ताकि बीच के ऑप्शन कम ही चेक करने पड़े आपको। अगर सर हम इसमें से 5 घटा देते हैं तो हमारे पास है 27 हो जाता है, और 5 घटाते हैं तो 12 हो जाता है। एक बार गुणा करके देखें, 27 का डबल कितना होता है 54, हासिल की 5, 27 और 5 कितना होता है भाई 32। बिल्कुल सर हमारे पास 324 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं राइट आंसर होगा आपके पास है डी। क्लियर, ऐसे क्वेश्चनों को बना के आना है कल। आइएगा एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, कुछ नहीं करना, टपोरी सा क्वेश्चन है। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है। ए का मान आपके पास है √4 है, तो मुझे आप बताइए ए स्क्वायर का मान कितना होगा सर 4। भाई ए का मान आपके पास √4 है, तो इसका वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, उसका वर्ग करोगे तो 2 आ जाएगा, बस ऊपर रख दो, ऊपर तो सारे प्लस के हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 + 3 + 2 + 1, और नीचे देखो, नीचे पूरी संख्या ऐसे ही लिखनी है, 4 भी लिखना, 3 भी लिखना, 2 भी लिखना, 1 भी लिखना, लेकिन निशान देख लो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो एक माइनस यहाँ लग दो, ये प्लस है, और डी के आगे माइनस है, तो ये रहा। अगर सर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये आपके पास प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कट जाएगा, ऊपर कितना हो रहा है 10, 10/2, आंसर कितना आएगा आपके पास 5। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है, क्वेश्चनों को कैसे बनाना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चनों को बनाना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिएगा आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सर हमारे पास है एक क्वेश्चन ये रहा और आपसे ये पूछे कि आप के का मान बताइएगा कि इसमें के का मान कितना है। माध्यिका का क्वेश्चन है, टपोरी सा क्वेश्चन है, ऐसे तो खूब आते हैं, मैंने खूब आपको स्टैटिक्स बताई उसमें सॉल्व कर रखा है। देखो आपको करना क्या है, माध्यिका कैसे कहता है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो चाहे घटते हुए क्रम में लिख दो, बीचों बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। लेकिन सर जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ना तो हमारे पास है के का एक्यूरेट मान पता नहीं है। अगर ये कह देता कि के का मान प्राकृत लेना है या पूर्ण संख्या लेना है तो हम कुछ जीरो ले लेते, एक ले लेते, कुछ भी ले लेते, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि के प्लस 5 कहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दो, बाकी संख्याओं को लिखो आप, बाकी संख्याओं को आप लिखो। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे सर, सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, फिर हम 7 लिखेंगे और फिर हम 9 लिखेंगे। देखो जो लिख रही है ना आपने उसको काट दो, 1 2 3 4 ये कट गई। फिर आपके पास कितना है, फिर सर हमारे पास है 11 है, फिर 15 है, फिर आपके पास है कितना है सर 15 है, 16 है। ये स्पीड जितनी अच्छी होगी ना आपके पास स्पीड उतनी ही बनेगी। पहले देखो डेटा जरूर काउंट किया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल क्लियर है। इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके मतलब सर टोटल संख्याएं 10 है, टोटल संख्याएं 10 हैं। लेकिन सर हमने यहाँ पर टोटल संख्या 9 लिख दी है, 9 लिख दी है तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है सर। क्या कन्फर्म है, इसने कहा कि इनकी माध्यिका 12 है, इनकी माध्यिका क्या है आपके पास 12 है। और माध्यिका क्या होती है सर, बीचों बीच की संख्या होती है। तो माध्यिका आपकी इधर तो नहीं हो सकती क्योंकि इनके बीच में तो कहीं 12 इसने दिया नहीं है, और आपके पास इधर भी नहीं हो सकती है माध्यिका। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर, देखो 1 2 3 4, 4 इधर से कटेगी, 4 आपके पास इधर से कटेगी, क्योंकि 9 संख्या है ना, तो बीचों बीच की 9 संख्याओं में बीचों बीच की माध्यिका, तो अभी तक माध्यिका आपके पास ये है। अभी तक माध्यिका कितनी है सर, अभी तक माध्यिका हमारे पास ये बची, लेकिन ये कह रहा कि एक और संख्या होनी चाहिए। तो एक और संख्या होनी चाहिए ना, तो ये हो गई आपके पास एक संख्या, तो ये बच गई। और अगली जो है ना आपके पास वो वही है, के प्लस 5 है। और जोड़ जाड़ के कुछ नहीं करना, 2 का भाग दे दो, जोड़ जाड़ के 2 का भाग दे दो, बराबर कितना आपके पास है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास है 11 प्लस 5 कितना होता है 16, तो 16 प्लस के बराबर कितना आपके पास है 24 है। तो के का मान कितना आएगा आपके पास 8, किस ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। आइएगा, ये है आपके पास है वही त्रिज्य खंड से रिलेटेड। 75 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 54 डिग्री का कोण बनाता है, चाप की लंबाई बताइएगा। ये आपके पास में एक ये आपके पास एक वृत्त है, ये क्या है सर, ये हमारे पास है एक वृत्त है, इसकी बात हो रही है। ये जो केंद्र है ना आपके पास, यहाँ पर आपके पास 54 डिग्री का कोण है। ये आप इसकी आर है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ओ मान लो। ए बी क्या है आपके पास सर, ए बी आपके पास है चाप है, ए बी क्या है चाप है। अगर आपको इसमें चाप की लंबाई चाहिए, अगर इसमें चाप चाहिए, तो चाप का फॉर्मूला होता है आपके पास है परिधि, क्या होता है आपके पास है वृत्त की परिधि इनटू होता है आपके पास है थीटा बटे 360। ये हमने क्यों किया, क्योंकि परिधि तो सर टोटल होती है और टोटल में तो 360 डिग्री का कोण होता है। तो सर यहाँ पर केवल 54 डिग्री ही लेना है, इसलिए इसको केवल 54 बटे 360 से गुणा करना है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आर का मान है तो डायरेक्ट लिख दो आप 35। देखो वैसे आपको क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि चाप की लंबाई में परिधि आ गई, परिधि में पाई आ गया, पाई में आपके पास में 11 जरूर आएगा, 11 का भाग जिस ऑप्शन में जाएगा वही आंसर है। आपको आगे नहीं करना है क्वेश्चन को हैंडल, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना ही कर लिया तो कर लेते हैं, सीधे मान रख दो। अब तो भाई परिधि का मान कौन नहीं जानता, 2 पाई आर होता है, तो 2 सर ये हमारे पास है 22/7, आर का मान 35 है आपके पास, और इस थीटा का मान 54 है, 54 बटे 360। सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद काट लेना, ठीक है, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है। आइएगा, अब हमने एक पॉइंट यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर ऐसा क्वेश्चन कराओ, कल एक ने मैसेज भी कर रखा था, काफ़ी बार काफ़ी स्टूडेंटों ने मैसेज किया है, कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट्स में कर रखा है सर ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है। क्या लिखा है मैंने, एसआई व सीआई का अंतर का फॉर्मूला आप जरूर पता करो। हालांकि हम दर के द्वारा इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, जो भी दर दी हुई है उसकी फ्रैक्शन बनाओ, उसके हिसाब से ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उनका डिफरेंस कहलाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ये 2 फॉर्मूले याद है, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी चलते थे और आज भी चलते हैं, सदाबहार है ये। तो क्या है आपके पास सर, एसआई व सीआई का अंतर अगर 2 साल है तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100 लगेगा। अगर 3 साल है तो डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 + r बटे 100 की घात 3,
100 की घात क्या लगेगा आपके पास है 3 लगेगा। जैसे देखिएगा, आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 310 है, तो आप राशि बताइएगा। हम ये कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, डी बराबर पी आर स्क्वायर, और ये है आपके पास 300 प्लस आर, और बट्टे कितना हो जाएगा सर हमारे पास इतना हो जाएगा। डी का मान कितना है सर, डी का मान आपको 310 दिया है, बराबर का निशान। देखो ये फॉर्मूला इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर मान लो आपको रेट पूछ ली ना तो भी यही फॉर्मूला लगता है, और अगर रेट पूछ ली तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए अब देखो कितना इजी हो जाएगा, डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दो, पी का आपसे मान पूछा है, आर की जगह आर रख दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है सर 10 जोड़ोगे तो 310, और भाग में कितना आपके पास है 100 इंटू 100 इंटू 100। ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास 3 जीरो, ये आपके पास 3 जीरो कैंसिल, 31 से आप इसको काट दीजिए 10, यानी 10 के पीछे 3 जीरो और चिपका दो तो पी का मान कितना आपके पास 10,000। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। क्लियर है आपके पास? आइएगा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन हमारे पास है इस बार 2 साल का है। इस बार जो क्वेश्चन है आपके पास है ये कितने साल का है सर, ये जो क्वेश्चन है आपके पास है ये 2 साल का है। किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, एक मिनट यार क्या बोल रहा हूँ, किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से सृजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में 633 का अंतर है, धनराशि बताइएगा। यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन। तो आप बताइए 2 साल के लिए आप क्या करोगे, डी बराबर पी आर स्क्वायर और बट्टे 100 इंटू क्या करते हो 100 लगाते हो केवल आप, तो डी का मान कितना आपके पास सर 633 है, बराबर पी का आपसे मान पूछा है, आर का मान कितना आपके पास 14 इंटू 14 है, और बट्टे कितना आपके पास सर बट्टे 100 इंटू 100 है आपके पास। वैसे आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन काटने से दिक्कत तो आएगी आपको। सर पी का मान आपसे पूछा है तो कुछ मत करो आप, तो ये इसके पीछे 4 जीरो चिपका दो और भाग दे दो इसमें 196 का। अब भाग देना बहुत ईजी रहेगा क्योंकि इसने ये कहा धनराशि ज्ञात करिए, पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक में उत्तर दीजिए, मतलब दशमलव में आपका आंसर आएगा। तो यूनिट डिजिट नहीं कर सकते, डिजिटल सम इसमें आप चेक नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। और ऑप्शन भी काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, लगभग लगभग आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग ही देना पड़ेगा। भाग देने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब भाग देने का कैसा सिंपल है, इसने पूरी हिंट आपको दे रखी है कि सबसे पहले भाग 3 बार जाएगा, उसके बाद भाग 2 बार जाएगा क्योंकि सब जगह है, फिर से आपके पास 2 बार भाग जाएगा क्योंकि 2 ज़्यादा है, फिर अगले अंक पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। इतनी ज़्यादा हिंट ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें हिंट दी हुई मिलती है। तो कुछ नहीं करना, इसका भाग आप आराम से इसमें दीजिएगा, तो ये आपके पास में इतना इतना और इतना और फिर पॉइंट कुछ आएगा, तो आपके पास में फिर ए ऑप्शन आ जाएगा, भाग दे लीजिएगा। बाकी कुछ मुझे समझाना इसमें नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अब मेरे पास में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये दोनों फॉर्मूले आप जरूर से याद रखिएगा, इनके क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है ये डिट्टो आया था एज इट इज इसी तरीके से एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था आपके पास है भाई, टाइम इसलिए नहीं है कि मुझे अभी क्लास अपलोड करनी है, कल आपका पेपर है, नहीं तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर देता। क्योंकि देखो दिन भर ड्यूटी करिए, मैंने कहा ना ड्यूटी करने के बाद अभी मुझे जा करके टाइम मिला, पहले इनको सेट किए सभी क्वेश्चनों को, अलग अलग जगह से छाने बीने तब। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि में से वह 50% परिवहन पर खर्च करता है। यदि इन खर्चों के बाद बची हुई राशि 20,556 है तो उसकी कुल आय बताइएगा, कुल आय कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं, ध्यान रखिएगा, आज ऐसा आया कल को ऐसा नहीं आ जाए। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जिसमें ये शब्द आता है कि शेष राशि, एक शब्द अगर शेष राशि आ जाता है तो आपको क्या करना है, अगर शेष राशि आ जाता है तो क्वेश्चन को ऐसे जमाओगे, सर हम ये मान सकते हैं कि कुल राशि कितनी है, सर कुल हमारे पास है 100 रुपये है, वो ये कह रहा है कि 10% किराए पे खर्च कर दिए, 10% आप इसमें से खर्च कर दोगे तो बचेंगे कितने आपके पास 90। अब कह रहा है कि सर इसमें से 50%, इसका 50% इसने और खर्चा कर दिया तो इसका 50% 45 होता है, इसके पास शेष 45 बचा है, इसके पास कितना बचा है 45। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके पास 45 नहीं बच रहा है, बल्कि इसके पास कितना बच रहा है, सर इसके पास है 20,000 और इतना बच रहा है।
और आपको मान किसका निकालना है सर? हमको मान निकालना कुल आय यानी पूरे 100% का आपको मान निकालना है, ये क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन तो हमारी एग्जाम में ऐसे बनता है, यहाँ से आगे आंसर आ जाएगा। और आंसर इसलिए आ जाएगा कि सर जब हम इनको गुणा करेंगे ना तो 2 जीरो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, तो ये आपके सी ऑप्शन है। भाई यहां से तो कोई जीरो बनेगी नहीं, और आपको पता है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 ही जीरो है, तो 2 जीरो से तो कम ही आएगी, क्योंकि ये भी तो कट जाएगा 5 से, ये 5 से 20 बार कट जाएगा, और ये 5 से 9 बार कट जाएगा। तो पूरा गुणा करने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? क्वेश्चन में नहीं पड़ती है ना। तो फिर इसका भाग इसमें दे करके आप आराम से गुणा कर लीजिएगा। तो एक टाइप तो ऐसा बनता है जिसमें शेष शब्द है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता, कैसा आता? एक व्यक्ति अपने आएगा 10% किराए पर खर्च करता है और 50% परिवहन पर खर्च करता है, केवल ये होता कि 50% परिवहन पर खर्च करता है, तो आप इन दोनों को जोड़ते यानी 60% वो खर्चा कर चुका है, तो 40% इसके बराबर होता। अगर डायरेक्टली ये आता है कि 10% किराए पर 50% परिवहन पर, तो लेकिन अगर ये शब्द कह देता कि शेष राशि में से, तो पहले आपको बाकायदा 100 मानना पड़ेगा, उसमें से 10% घटाओ 90, फिर शेष का 50%, तो 50% ही आपके पास बचेगा। या तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं करना चाहते तो इसमें x मान के वो सीरीज वाला मेथड लगा लो, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में। आइएगा, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आजकल खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है यार, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखे जाना, कल जिनका पेपर है ना वो। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 7 सेमी और 11 सेमी है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है, उस जीवा की लंबाई बताइएगा। यानी कहने का मतलब ये है आपके पास, सर हमारे पास है 2 वृत्त है, एक वृत्त तो हमने ये कर लिया, ये बना लिया, और सर दूसरा व्रत ये बना लिया। देखिए अब अच्छा बने नहीं बने व्रत अपन को क्या करना, आपको बस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इस व्रत को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार, इस व्रत को क्या बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, तब आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं सर 2 व्रत है हमारे पास है, 2 समकेंद्रीय व्रत है। समकेंद्रीय का अर्थ क्या होता है? दोनों के केंद्र एक होने चाहिए। जैसे यहां पर हम केंद्र मानेंगे, तो ये मान लो इसकी त्रिज्या है आपके पास है, तो ये आपके पास है इसकी त्रिज्या है, ये क्या है आपके पास? इसकी त्रिज्या है, ये इसका अर्थ है। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 7 सेमी, ये कितनी है यहां से लेकर यहां तक? सर ये हमारे पास है 7 सेमी, और दूसरी कितनी है आपके पास? सर ये हमारे पास है 11 सेमी है, ठीक है। बड़े व्रत की एक जीवा, यानी कि आप ये कह सकते हो बड़े व्रत की ये जीवा इसको टच करेगी, ये इसका लाइन है, छोटे व्रत को स्पर्श करेगी, यानी कि ये यहां से जाएगी। तो आपसे ये पूछा कि उस जीवा की लंबाई बताइएगा। कौन सी है जीवा? जीवा किसे कहते हैं? सर ये आपके पास ए है और ये बी है, तो ए बी का नाम जीवा है। ए बी क्या है आपके पास है? सर ये हमारे पास है जीवा है। ध्यान रखिएगा, अगर ये बीचों बीच खींचते हैं ना ये, तो ये हमारे पास है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी इसमें आपके पास है व्यास कहलाएगा। ए बी क्या है? सर ए बी आपके पास है व्यास कहलाएगा। यहां पर ध्यान रखिए, अगर सेंटर से निकालोगे तो वो व्यास है, अगर आप यहां से निकालोगे तो हम उसे जीवा कहते हैं। और व्यास की आदि क्या होती है? सर व्यास की आदि हमारे पास है त्रिज्या होती है, ये तो आप जानते होंगे, व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें हमसे ए बी का मान पूछा है, लेकिन हम ये बड़े प्यार से निकाल सकते हैं ना इसका मान, तो ये तो आपके पास त्रिज्या ही है यहां से यहां तक, तो इसका अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास जीव आ जाएगी। और ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई आपके पास। तो सर बिल्कुल निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे आएगा आपके पास? ध्यान रखिएगा इनमें ये मिसिंग है आपके पास, यहाँ सब जगह ये अंडरवुड के निशान है। अब सर हमारे पास कर्ण है, हमारे पास ये लंब है, आधार का मान, आधार का आप मान निकालिए, यानी कि इस त्रिज्या का अगर आप मान निकालते हो तो अंडरवुड का निशान 11 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 121 हो जाएगा, माइनस का निशान इसका कितना हो जाएगा? सर हमारे पास 49 हो जाएगा। आप घटा दीजिए, सर 11 में से 9 घटाओगे तो हमारे पास है 2 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा? सर हमारे पास 72 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? तो फिर 11 ही बचा ना, 11 में से 4 जाएगा तो 7। अब 72 को आप कितना लिख सकते हो बताओगे आप मुझे? सर बिल्कुल बताएंगे हम आपको, 72 को 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। 36 गुणा कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो आर का मान है वो 6√2 है, लेकिन आपको आर का थोड़ी नहीं चाहिए, आपको तो आर का डबल चाहिए, यानी आपको ए बी का मान चाहिए, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करते ही सर 12√2, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा।
बताओ क्या दिक्कत है आपके पास है क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो आप आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है। ये क्वेश्चन पिछली साल भी आया था और हो सकता है कि कल भी आपको देखने को मिल जाए ऐसा क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। ये यहाँ पर बट्टे का निशान है, ध्यान में रखना आप। ये क्या है आपके पास सर? ये सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए। आप एक काम करो, उसकी खुद की वर्तमान आयु निकाल लो और वर्तमान आयु में से 8 वर्ष कम कर देना, आपके पास से उसकी बहन की आयु आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र आप शादी के समय निकालोगे, क्योंकि शादी के समय अगर उसकी बहन 8 साल छोटी थी तो वो हमेशा 8 साल छोटी ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे सर? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि जो सोनिया है ना, उसकी जो वर्तमान आयु है, उसकी जो वर्तमान आयु है वो शादी के समय जो आयु थी, उस शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। यानी कि ये आयु शादी के समय और ये वर्तमान है। और वैसे भी आप अगर ऐसे नहीं लिखते तो भी कह सकते थे कि शादी के समय तो वो छोटी होगी, आज ही तो है उसकी बड़ी उम्र। तो यूनिट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर इनकी उम्र में 3 यूनिट का फर्क है। शादी के समय की उम्र में और आज की समय की उम्र में 3 यूनिट का फर्क है। क्वेश्चन ये कह रहा 3 यूनिट का फर्क नहीं है, ये 15 वर्ष का फर्क है। यानी 3 यूनिट का मान कितना है सर? 3 यूनिट का मान हमारे पास 15 है। अगर जब 3 यूनिट का मान आपके पास 15 तो जिसका मान निकालना उससे गुणा कर दो। तो ये सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो हम एक काम करते हैं, सोनिया की वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु का रेशियो कितना? 8 है। कितना? 8 है। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास? 5 बार। यानी सर इसकी वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। ये 40 वर्ष किसकी उम्र है भाई? सर ये सोनिया की उम्र है। किसकी उम्र है? सोनिया की। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इससे 8 साल इसकी सिस्टर है, तो इससे 8 साल छोटी सिस्टर है। तो सिस्टर की उम्र कितनी हो गई आपके पास है सर? ये हो गई 32 साल की। ये इसकी हो गई आपके पास है सिस्टर। और बस आपसे इसी का मान पूछा है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एक लाइन दे रखी, इससे मत होना कन्फ्यूज। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है। तो आप ऐसे मत करना कि सोनिया की शादी के समय की आयु निकालने लग जाओ, नहीं। आपको उम्र तब की निकालनी है जबकि आपसे पूछिए, आपसे पूछा कि उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसकी बहन की वर्तमान आयु के लिए सोनिया की वर्तमान आयु निकालो, क्योंकि सोनिया की वर्तमान आयु जितनी होगी उससे वो 8 साल छोटी होगी, क्योंकि वह शादी के समय भी उससे 8 साल छोटी थी। अगर आपने इसकी शादी के समय उम्र निकाली है सोनिया की, तो शादी के समय की ही आयु आप निकाल पाओगे, फिर आपको वर्तमान में आने के लिए फिर 15 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा काम मत करो, सीधे ही आप उसकी वर्तमान उम्र निकाल लो। अब चेक करने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क। अब इस पे नंबर नहीं लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का ये क्वेश्चन है, तो तरीका ये है होमवर्क का आंसर देने का कि अभी क्लास चल रही है 32 सेकंड और 11 मिनट पे। तो पहले 00 समय का निशान, ये 32 सेकंड समय का निशान और ये 25 सेकंड है ऐसे, और इसके आगे जो भी ऑप्शन है सी है तो सी ऐसे लिख देना। ये सबसे बेस्ट है आपके पास आंसर देने का तरीका। आइएगा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन कम दिख रहा होगा यार शायद, ये है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें क्या थोड़ा सा बोल्ड नहीं किया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए देखने की, दिख जाएगा। या फिर थोड़ा सा एचडी बना बढ़ा लेना। देखिए शान के पास में 1612 रुपए थे। उसने यह राशि अपने 2 बेटों पीयूष और मनोज के बीच बांट दी है और उनसे इसे 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए क्रमशः 12 साल और 13 वर्ष के बाद में दोनों को समान परिपक्वता राशि प्राप्त होती है। शान ने पीयूष को कितने पैसे कितने रुपए उधार दिए? बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले जो भी दर है ना उसकी फ्रैक्शन बनाओ। तो 8% को आप क्या क्या लिख सकते हो सर? 8% का मतलब होता है आपके पास है 2/25। 8% का मतलब कितना होता है सर? 8% का मतलब होता है आपके पास है 2/25। 8% का मतलब कितना होता है आपके पास है? 2/25 होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो 8% का मतलब आपके पास है 2/25 होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर एक के पास में, किसी एक के पास है 25 है, तो किसी दूसरे के पास है राशि 27 है। अब 27 किसके पास है और 25 किसके पास है, कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि यहाँ देखिएगा, एक आदमी है जो 12 साल के ब्याज दे रहा है और दूसरा 13 साल का ब्याज ले रहा है, लेकिन दोनों का ब्याज बराबर मिल रहा है और समान दर है दोनों की। इसका मतलब यह है कि जो पहला जो 12 साल के लिए दे रहा है ना, उसके पास धन ज्यादा है
उसके पास राशि ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा कौन है आपके पास है? सर पीयूष पहले है, और पीयूष के पैसे पूछे, यानी पीयूष 12 साल के लिए ही रुपए उधार ले रहा है। तो पीयूष अगर 12 साल के लिए ही रुपए उधार ले रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसको 27 यूनिट पैसे मिलेंगे, और मनोज को कितने मिलेंगे? सर मनोज को 25 यूनिट मिलेगा। तो ये पीयूष की यूनिट है और ये आपके पास मनोज की यूनिट है। अब इस यूनिट में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल राशि है ना इसको बांट देना है। और आपसे ये कहा गया कि आप पीयूष की राशि बताइएगा, तो पीयूष की राशि बड़े प्यार से आप बता सकते हो। कैसे बताओगे सर? टोटल बटे टोटल 1612 और बटे कितना आ जाएगा? अनुपातिक योग 52, और गुणा किससे करोगे? 27 से। देखिए 27 का डिजिटल सम 9 होता है, तो 9 से पूरे को मल्टीप्लाई करते ही 9 हो जाएगा। 9 के भाजकता का रूल चेक कर लो आपकी, जिसमें 9 का भाग जाएगा वही आप ऑप्शन है आपके पास है। देखिएगा 9 का भाग किस में जा रहा है? सर इसमें तो जाएगा नहीं। ये कितना हो रहा है आपके पास? 15 6 21, इसमें नहीं जा रहा है। सर ये कितना हो रहा है आपके पास है? 7, और ये हो रहा है 10, और ये हो जाएगा 10 8 18। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और वैसे आप काटा पीटी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हम इसे भी काट सकते हैं बड़े प्यार से। कितनी बार कटना चाहिए बताओ ये? सर ये कटना चाहिए आपके पास है लगभग पहले बार तो 85 3 बार कट जाएगा, और ये 31 बार कट जाएगा। 31 × 27 करके देख लो, 837 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? आइएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास में। इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। चलिएगा क्या है क्वेश्चन आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एक शंकु के आधार की परिधि इतनी है, तिर्यक ऊंचाई इतनी है, यदि इसके कुल सतह को रंगने की लागत आपके पास इतनी है, तो शंकु के रंगने की लागत क्या होगी? सबसे पहले तो आप देखिए दिमाग से अगर आप क्वेश्चन को चलोगे ना, तो क्या कहा है? इसकी कुल सतह को रंगने की लागत आपके पास में कितनी है? मतलब सर कुल सतह का मतलब एक तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। और शंकु क्या होता है आपके पास? सर ये हमारे पास एक शंकु है। ये क्या है हमारे पास? सर ये हमारे पास शंकु है। अगर हम बात करें तो ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी क्या है आपके पास? हाइट है, और ये क्या है? सर ये इसका एल है। ये क्या है? एल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने कहा है इसकी कुल सतह को रंगने के लिए। अच्छा इसने एक बात बताऊं, इसकी कुल सतह को रंगने के लिए की बात करी है आपसे, तो कुल सतह को रंगने की अगर बात की है, ये आर है ना, तो ये एल है। ये कितना है आपके पास? ये इसका एल होता है। ये क्या होता है हमारे पास? सर ये इसका एल होता है। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है आपको और लागत है आपके पास है, तो हम इसकी कुल सतह को रंगने के लिए, देखिए चाहे इसने कुल सतह पूछी हो, चाहे आपसे वक्र पृष्ठ पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, इसने सतह अगर आपसे पूछी है, तो आप ये बताइए पाई 7 में आएगा कि नहीं आएगा? पाई आएगा तो 11 आएगा, 11 आएगा तो ऑप्शन आएगा। सर जिसमें 11 का भाग जाएगा वो ये आंसर है। तो आप चेक करके देखो, सर 11 के भाजकता का रूल ये होता है कि आप ऐसे घटाते हो, तो देखो नीचे कितना हो रहा है 12, और ऊपर कितना हो रहा है 1, यानी 12 में से घटाओगे तो 11 का भाग जाएगा। हो सकता है ये आंसर हो। ये कितना हो रहा है 8, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसको चेक करो, ये कितना आपके पास है 16, 16 में से आप 5 घटाओगे तो कितना हो रहा है 11। मतलब सर 2 ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है, मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते, फिर और कुछ करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिएगा तो सर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक शंकु के आधार की परिधि कितनी है हमारे पास? इतनी है। परिधि क्या होती है आपके पास में? वृत्ताकार होती है, यानी सर 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना आपके पास है? 16 पाई है सर हमारे पास है। आप पाई से पाई काट दो, तो आर का जो मान है ना आपके पास, वो आर का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। आर का मान 8 है आपके पास, ऊंचाई है आपके पास है। कुल सतह को रंगने की लागत कितनी है? अच्छा यार इसने ये स्पष्ट भी तो नहीं किया है ना, इसकी कुल सतह को रंगने के लिए। कुल सतह में क्या इसने पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया इसका? अगर मान लीजिए इसने टोटल सरफेस एरिया किया है, तो टोटल सरफेस एरिया को आप किससे गुणा करोगे? 14 से, तब आंसर आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालें, तो सर टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास है पाई आर, और ये होता है आपके पास है एल प्लस आर। क्या होता है आपके पास है? एल प्लस आर होता है, क्योंकि हमको अच्छे से पता है सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास है? पाई आर एल, और इसमें जोड़ दोगे आप क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या जोड़ दोगे? पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई और आर आप कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। बिल्कुल राइट है, संपूर्ण पृष्ठ का इसने बात कही है। तो सर हम ये कह सकते हैं अगर हमको लागत निकालनी है ना, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कैसे आएगी? सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वो वक्र का नाम ले देता, अगर वह वक्र की बात करता तो कुल कह दिया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है इसका वक्र पृष्ठ में नीचे वाला हिस्सा भी जुड़ेगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सर इसको हमको 14 से मल्टीप्लाई करना, बस आंसर आपका आ जाएगा।
पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणा आर का मान कितना हमारे पास आर का मान कितना है हमारे पास 8 है, तो ये 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 8 प्लस आर, ये तो आपके पास 8 है, ये तो आपके पास 8 है, एल का मान पहले से है, एल का मान कितना आपके पास है 13 है। तो सर अगर हम 8 और 13 जोड़ते हैं तो हमारे पास 21 हो जाएगा, और गुणा का निशान ये कितना आपके पास है 14 है। तो आंसर तो कटेगा, आपका पॉइंट ऑफ आएगा नहीं, यूनिट डिजिट से आंसर मैच खा जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर इससे हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अगर 3 बार कट गया तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 0 आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आप ये कह सकते हो सी ऑप्शन है, गुणा करके देख लो सी ही आएगा, क्योंकि जीरो का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं बन रहा है कि जीरो आपके पास आ जाए। ठीक है, ओके सर, एक क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके से जरूर बनता है, ये आपके पास आयु संबंधी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, अब से 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। आपके इतना नहीं घूमेगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट सी की आयु पूछेगा, वो बता देना। हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 2 कैंडिडेट है, एक ए है और बी है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आपके पास है 4:5 है। कितना है 4:5 है। अब से 5 वर्ष के बाद, यानी ये रेशो आपके पास प्रेजेंट का है और ये आपके पास है 5 वर्ष बाद का है। तो 5 वर्ष बाद का रेशो कितना आपके पास सर, हमारे पास है 5:6। आपसे पूछा कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो एक ही आयु निकाल लो आप। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, 2 टाइप के बनते हैं, एक में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, एक में डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट कौन सा वाला होता है क्वेश्चन, अगर मान लो आपको ये लग रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास समान वृद्धि हो रही है, जैसे 5 यूनिट से इसको उम्र 6 यूनिट हो गई, आप ये बताओ 1 यूनिट की वृद्धि हुई, 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी सर इसकी उम्र में भी 1 यूनिट की वृद्धि हुई, इसकी उम्र में भी 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट की वृद्धि कितने में हुई आपके पास है, 5 साल में हुई, यानी सर 1 यूनिट आपके पास 5 के बराबर है, तो जिसका मान निकालना उससे गुणा कर दो। ए का मान निकालना तो 4 से गुणा कर दो, तो ए की उम्र कितनी हो गई आपके पास है 20 वर्ष। ये किसकी उम्र है आपके पास है, एक ही, जबकि आपको एक ही नहीं चाहिए, सी की चाहिए, जो इससे 8 वर्ष बड़ा है। तो 28 साल किसकी हो जाएगी आपके पास सर, 28 साल आपके पास सी की हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है इस पैटर्न में, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास इनका डिफरेंस समान हो। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस को आप समान भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। जैसे मैंने एक और आपकी हेल्प के लिए लिया, शायद हो सकता है इसमें डिफरेंस अलग अलग हो। 4 से कितना हो रहा है, बिल्कुल इसमें अलग अलग है आपके पास। इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं अच्छी तरीके से, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिए। 1 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से अनुपात 4:3 था, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है और ये क्या है बी है। एक काम करो ना यार, इसको इतना जूम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए जगह कम पड़ रही है ना, दिख रहा होगा इतने में आपको क्वेश्चन तो आराम से। अब देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, आपको दे रखा है 1 वर्ष पहले, तो सर ये है हमारे पास है 1 वर्ष पूर्व है। ध्यान रखना, अपने दिमाग में ही रखना, लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से अनुपात कितना आपके पास है 4:3 है, तो ये 4:3 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु, उनकी संबंधित आयु का अनुपात इतना है 3 वर्ष बाद, यानी आप ये कह सकते हो सर ये है आपके पास है 3 वर्ष बाद। ये क्या शब्द है आपके पास, बाद शब्द है। और यहां पर क्या शब्द था सर, यहां पर जो शब्द था ना वो आपके पास है पूर्व शब्द था, लिख लो। ये शब्द क्या था आपके पास सर, ये हमारे पास है पूर्व की आयु का अनुपात है और ये बाद की आयु का अनुपात है। बाद की आयु का अनुपात कितना आपके पास है 6:5 है। कितना आपके पास है 6:5 है, ठीक है। अब आपसे कहा कि अब से 9 साल के बाद ए और बी की आयु का रेशो बताइएगा। बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है, इससे समझ लो पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसका अंतर कितने का 2 यूनिट का, इसका अंतर कितने का 3 यूनिट का, मतलब सर अंतर अलग अलग है। तो अंतर समान करने की बजाय उससे भी बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है, जो कि हम रेशियो वाले मेथड में आयु वो आय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। तो इनका जो भी अंतर है, इनका अंतर कितने का है आपके पास सर, इनका अंतर आपके पास है 4 का है, तो 4 साल आप लिख दीजिए। 4 साल कैसे हुआ सर, 1 साल पहले और 3 साल बाद, जो भी समांतराल आप यहाँ लिखो, इसके बाद इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ये कितना हो रहा है आपके पास 18, ये कितना हो रहा है 20। सर 20 में से अगर आप 18 घटाते हो तो आपके पास कितना आएगा सर, आपके पास 2 यूनिट आएगा। ये आपके पास 20 है और ये आपके पास कितना है 24 है। सर 20 में और 24 में कितना अंतर है सर, 24 में और अगर 20 में हम बात करें तो 4 का अंतर है। अब करना कुछ नहीं है, 4
ऊपर आएगा और छोटा अंतर हमेशा नीचे आता है, यानी 2 यूनिट 4 के बराबर, तो जिसका मान निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। उसको एक ही भी उम्र चाहिए तो एक ही उम्र आप इससे निकाल दो, तो एक ही उम्र के लिए 4 से गुणा कर दो, कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, तो ये आपके पास है 8 वर्ष आएगी। तो 8 वर्ष जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये इस बात को ध्यान रखिए, ये 1 वर्ष पूर्व की उम्र है। ये कब की है सर? ये आपके पास 1 वर्ष पूर्व एक ही उम्र है। क्यों है 1 वर्ष पूर्व एक ही उम्र? अरे इसलिए है क्योंकि आपने 1 वर्ष पहले का अनुपात काम में लिया है, इसलिए है। आप बी की उम्र निकाल दो तो ये तो सेम कटेगा, तो 2 को किससे गुणा कर दो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 6 वर्ष। ये 6 वर्ष भी आपके पास है 1 वर्ष पूर्व की। 1 वर्ष पूर्व किसकी है आपके पास सर? ये हमारे पास बी की उम्र है। आपको चाहिए 9 वर्ष बाद इनकी उम्र, यानी ए अनुपात बी, और वो कब चाहिए आपको? 9 वर्ष बाद की। आप ये बताइए 9 वर्ष बाद की चाहिए, 1 वर्ष पूर्व की इतनी है, तो इसमें एक तरीके से 10 जोड़ दो तो ये 18 हो जाएगी आपके पास। इसमें 10 जोड़ दो तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास सर? ये हमारे पास 16 हो जाएगी। आप इसको 2 से काट दो, ये 9 बार, और ये 2 से काट दो 8 बार, तो इस तरीके से आपके पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1 वर्ष पूर्व से सीधे मैं 9 वर्ष बाद लेके गया हूँ। कब लेके गया हूँ? 9 वर्ष बाद, इसलिए हमने इनमें 10-10 ऐड किया है, ध्यान में रखना आप इस बात को। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपके पास है सर? एक समलम चतुर्भुज है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास है 20 नंबर का। एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी 2 समांतर भुजाएं इतनी इतनी है तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? समलम चतुर्भुज बहुत इजी वाला चतुर्भुज होता है। ये आपके पास मान लीजिए समलम चतुर्भुज। क्वेश्चन ये समांतर भुजा का मतलब है एक भुजा ये रही तो एक ये रही। अगर ये आपके पास 29 है तो ये क्या है आपके पास 31 है। आपसे इनके बीच की दूरी पूछी है, आपसे क्या पूछा है? इनके बीच की दूरी। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए समलम का। तो समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये होता है आपके पास है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। इनटू क्या होता है आपके पास सर? इनटू होता है आपके पास है मध्य की दूरी। ये मध्य की दूरी है, ध्यान रखो। एरिया की जगह एरिया लिखिए। एरिया कितना आपके पास है? 2220 है, बराबर का निशान 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा इन दोनों का टोटल कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा। और डी का तो आपको मान निकालना है ही है। कितनी बार कटेगा आपके पास? 30 बार। 1 0 से 1 0 खत्म आपके पास। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 1 बच गया 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो जो डी का मान है वो 74 आएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है सर? हमको डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। क्लियर? आइएगा, ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान रखे जाइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। 2 वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपके पास 25 सेमी है। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी है, तो सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। अगर आप इसका डायग्राम से समझना चाहते हो, वैसे जरूरत नहीं है डायग्राम से समझने की, तो डायग्राम से ऐसे समझोगे। एक वृत्त आपके पास ये है, एक वृत्त ये है आपके पास, ये इसका मान लीजिए सेंटर है, और एक दूसरा वृत्त हमने यहाँ बना दिया। ये स्पर्श थोड़ी कर रहा है एक दूसरे को। सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई बताइएगा। बाहर जो स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श रेखा की आपसे क्या पूछिए सर? बाहर 2 वृत्तों की त्रिज्या इतनी है आपके पास, एक की कितनी आपके पास 8 सेमी है, और दूसरे की 15 सेमी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना आपके पास, ये बीच का जो डिस्टेंस है आपके पास, ये मान लीजिए आप, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 25 सेमी है। और आपसे पूछा कि सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई पूछी है आपसे। इसकी क्या पूछी है आपसे? लंबाई पूछी है। इनकी त्रिज्या दे रखी है, साथ के साथ इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 8 दे रखी है। और इसकी जो त्रिज्या ये बड़ा वाला है, ध्यान रखिए, इसकी 15 है। और ये जो बीच के इनके बीच की दूरी है ये भी 25 दे रखी है। ये भी क्या दे रखी है आपको? 25 दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, कभी भी अगर आपसे बाह्य त्रिज्या का मान पूछे तो सीधे रट्टा मारो। सर ये जो बाह्य स्पर्श रेखा है ना, बाह्य स्पर्श रेखा, अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है? लंबाई। इसकी अगर आपको मान लीजिए लंबाई निकालनी है तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट का निशान। क्या हो जाएगा? अंडर रूट का निशान। ये हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर माइनस आर, कैपिटल आर लिखना पहले, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। बस आंसर आ जाएगा आपके। दोनों त्रिज्या को अंतर लेना है। तो डी का मान कितना आपके पास? 25 है। यहाँ सोल्व करो तो सर ये हो जाएगा आपके पास 25 का स्क्वायर और माइनस का निशान। आप बताइए बड़ी त्रिज्या कितनी है? 15 है। 15 में से आप 8 हटाओ, कितना आएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर लिख दूं मैं सीधे?
तो बताइए 7, 24, 25 का तो रेशियो ही चलता है यार। वैसे ही आपको आंसर याद होना चाहिए, 24 आ जाएगा। या फिर 625 में से 49 घटाओ, कितना बचेगा आपके पास है 676, जिसमें से 24 बार आएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। बार स्पर्श रेखा की लंबाई होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका हमको यूज करना है। यहाँ से आगे आप कर पाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप रट के जाओ, और प्रैक्टिस करना चाहो ऐसे क्वेश्चन की तो ये रहा प्रैक्टिस आपके पास है, आप इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक, ओके। आइएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जिसमें रेट आपसे पूछी जा रही है। क्या है क्वेश्चन की कहानी, पढ़ लीजिएगा। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप तसल्ली पूर्वक एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन हमारे पास ये है सर कि 1,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतने के बराबर हो जाती है। ब्याज की दर आपसे पूछिए कि ब्याज की दर कितनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन, 1,000 रुपए की मूल राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 साल का दिया हुआ है। 3 साल में कोई राशि है आपके पास 1,000 की, 1,000 की राशि कितनी हो जाती है सर, 1331 हो जाती है। तो आपका काम यह है कि दर कभी भी आपको निकालनी है तो उस क्वेश्चन को आप 1 साल में लेके आइएगा। 3 साल से पहले आपका काम यह है कि आप इसको 1 साल में लेके आओ। तो 3 साल में क्वेश्चन 1 साल पे कैसे आएगा, कुछ नहीं करना सर, इनका घनमूल निकाल दो। घनमूल निकालने के लिए यानी कि ये जो संख्या है ना, इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। इसी तरीके से ये जो संख्या है ना आपके पास, इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल कितना होता है 10, इसका कितना होता है 11, यानी सर राशि 10 से 11 हो गई। अब 1 रुपये का ब्याज है, 1 साल का ब्याज निकाल दिया तो दर निकल जाएगी। तो सर परसेंट में रेट परसेंट में कैसे निकालोगे सर, 1 का ब्याज लग रहा है कितने पर लग रहा है, 10 पर गुणा कैसे करोगे आप, 100 से। 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो खत्म। तो इस तरीके से आपके पास है 10% एकदम राइट आंसर है, जो कि आपके पास है बी ऑप्शन में दिखाई देगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है जो 3 साल से, अगर आपको 1 साल में आना है, 3 साल से अगर 1 साल में आना है आपको, तो आप वर्गमूल लीजिए। और अगर आपको 2 साल से 1 साल में आना तो आपको वर्गमूल लेना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है सर, 2 साल का दे रखा है आपको। 2 साल में कोई राशि 5,000 है, 5,000 से कितनी हो जाती है आपके पास सर, इतनी हो जाती है। 1 जीरो से आप 1 जीरो काटो, पहले काट लिया करो आप। तो 5 से कितनी बार, 100 बार। 5 से कितनी बार आपके पास है, 1 to 1 बार। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं सर, इसका हम जैसे ही वर्गमूल लेंगे 1 साल में आ जाएंगे हम। तो ये 10 है और ये कितना आपके पास 11 है, तो वापस से वही 1, तो 1/10 इंटू 100, तो वापस से कितना आ जाएगा आपके पास है, 10% आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घूम करके ऐसा आ जाता है जिसमें अर्धवार्षिक दे रखी है। देखिए क्या है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है तो किस दर से, यानी दर ही पूछी है सेम, लेकिन आपको ना तो इसने समय दिया ना क्या दिया, इसने दिया है प्रतिवर्ष। यानी कि सर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रतिवर्ष दिया है, किस दर से, प्रतिवर्ष इतने की धनराशि बढ़कर इतना हो जाएगी। मतलब सर अर्धवार्षिक होने के कारण प्रतिवर्ष है, लेकिन समय को हम 2 साल मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि दर हमारे पास अर्धवार्षिक है। जब दर अर्धवार्षिक होता है तो समय डबल और दर हमारे पास आधी रह जाती है। तो सर हमारे पास समय 1 साल नहीं 2 साल हो गया। तो 2 साल में कितना आपके पास है, मूलधन है आपके पास है इतना, इतने से बढ़कर कितना हो जाता है आपके पास सर, इतने से बढ़कर हमारे पास है इतना हो जाता है। ठीक है। आप बताइए 144, 1 साल पे आ जाओ आप। 1 साल पे आओगे तो वर्गमूल लेना है इनका। इनका आपको वर्गमूल कैसे लेना है सर, स्क्वायर रूट हमको ऐसे लेना है कि 144 में से 12 आ जाएगा, डबल जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा। जब ये 120 है तो आप आइडिया लगा लो 120 के आसपास ही है ये। देखो 6 के कारण कितना आता है, ये तो कन्फर्म है सर कि 120 के आसपास है, तो 158 के कारण 12 आएगा। इस 6 के कारण, 6 के कारण या तो आता है सर आपके पास है 6 खुद, या फिर आता है 4। तो 4 तो आएगा नहीं, इसमें 6 आएगा, तो 126 का हो गया ये आप आइडिया लगा लीजिए। मैंने आपको पिछला एक सॉल्व पेपर करवाया है ना, उसमें ये बता रखा है कि 6 के कारण 4 या 6 क्यों आता है, छोटा अंक कब लेना है, बड़ा अंक कब लेना है। अब आप ये कह सकते हो सर यहाँ से अगर हम देखें तो 6 का ब्याज है, क्वेश्चन ये चाहता है एक परसेंटेज में बता दो इस दर को। तो इस दर को परसेंटेज में बताने के लिए 6/120 और गुणा हमको 100 से करना पड़ेगा। बताइए 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास, 20 बार। तो आपके पास कितना आएगा, 5%। अब 5% तो ऑप्शन में है नहीं है, 5% ऑप्शन में इसलिए नहीं है कि जब आप इस क्वेश्चन को बनाए थे तो शर्त अर्धवार्षिक थी, अर्धवार्षिक में दर आधी होके आई है आपकी। तो फिर आप बताओ कि अगर 5% से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर 10% हुआ, क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है
तो अब जो भी दर है उसको डबल करके बताओ, क्योंकि डबल आधी क्योंकि दर आधी हो चुकी थी पहले। पहले दर कितनी हो चुकी है? आधी। और समय कितना हो चुका है आपके पास? है डबल। अब फिर से आपके पास है समय आधा और दर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ध्यान में रखना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करोगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस कल देखने को मिलेंगे उनको। अब आइएगा एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है सर? एक समहित आवर्ती वितरण अंकगणितीय माध्य, यानी कि सर अंकगणितीय माध्य का मतलब क्या होता है? अंकगणितीय माध्य का मतलब सर औसत होता है। अंकगणितीय माध्य का मतलब क्या होता है? आपके पास वही औसत होता है। औसत आपको कितना दे रखा है? 25.2 दे रखा है और एक्स का मान पूछा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यानी हम ये कह सकते हैं सर अंकगणितीय हमको ये दे रखा है और हमसे ये पूछा कि आप ये बताओ इस एक्स की जगह, इस वाई की जगह पर कितना आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। आपको क्लास दे रखी है, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले आप इसका औसत निकालो। इसका औसत कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो इसका औसत हो जाएगा 5। इसका औसत कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा 15। इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास? वैसे इनके बीच का ले लो आप 25, और इनके बीच कितना आपके पास? 35। इनके बीच कितना आपके पास? 45। ये हमारे पास इनका एवरेज हो गया। और ये आपके पास संख्या है। ये क्या है हमारे पास? ये इनका डेटा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर ये इनकी आपके पास संख्या है, ये डेटा है। तो ये आपके पास क्या है सर? ये हमारे पास औसत है, ये संख्या। तो यहाँ पर आप क्या निकाल दोगे? योग निकाल दोगे। ये क्या है सर? ये हमारे पास इनका एवरेज है। अगर आपको योग निकालना है तो संख्या इंटू क्या करोगे? औसत। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? हमारे पास 40 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 180 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा सर? हमारे पास 25/22 आएगा। इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 35 से कम 35 हासिल की 3, 35 से 3 38, 385 हो जाएगा। इसको अगर आप इससे गुणा करोगे तो 9 पंजो 45 को 5 हासिल की कितनी लग जाएगी? 4। 9 पंजो 45 5 हासिल 4 और 9 ये हो जाएगा 36 और 4 इतना। इस तरीके से सर हमारे पास योग ये आ गया। अब रूल हमारा क्या कहता है? औसत कैसे निकलता है? राशियों का योग गुणा राशियों की संख्या से। औसत हम ऐसे ही तो निकालते हैं, राशियों का योग गुणा राशियों की संख्या से। तो सर इस टोटल को आप पहले तो योग बनाओ। इस टोटल को क्या बनाओ आप? योग। टोटल को जोड़ो आप। टोटल को हम जोड़ेंगे ना तो सर ये तो इसमें जुड़ जाएगा, ये 5 इसमें जाता है, ये हो गया 90। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये सही जोड़ा था क्या? 9 पंजो 45 को 5 हासिल कितनी लग गई थी? 4। 36 सही है। 35 से कम 35 को 5 हासिल के 3 और 35 से कम 35 और 3 इतना। बिल्कुल, आप इन सबको ऐड कर दीजिए। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो सर ये हमारे पास 790 हो गया। भाई ये तो 790 हो गया। और ये कितना हो गया सर? वो हो गया हमारे पास है 220। वो कितना हो गया आपके पास? 220। ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास है 9 और 1 10। यानी सर ये इतना हो गया हमारे पास 10 10। इसको जब हमने जोड़ा तो 10 10 तो ये आ गया, और प्लस 25 नहीं जोड़ा, ध्यान रखिए 25/22। क्या किसी भी स्टूडेंट को इसे जोड़ने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना आपको दिक्कत? तो रहने दीजिए, नहीं है दिक्कत तो। अब आप इनको भी जोड़िए। इनको क्यों जोड़ोगे? क्योंकि ये तो आपके पास संख्या है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर सर हम इनको जोड़ते हैं ना तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना है? 20। 20 और 20 कितना हो रहा है? 40। सर ये हमारे पास है 40 प्लस कितना हो गया? 22 हो गया। 40 प्लस कितना हो गया आपके पास? 22 हो गया। अब आप ये बताइए औसत बराबर क्या होता है? सर औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत कितना है आपके पास? सर औसत है आपके पास है 25.2। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग। राशियों का योग ये रहा, राशियों का योग, राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। ये संख्या है आपके पास राशियों की। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? सर हमारे पास 22 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस गुणा कर दो, आपका आंसर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इसको इससे गुणा करो। कहाँ लिखे अपन बताओ? सर कुछ नहीं है, कोशिश करते हैं लिखने की। सर जैसे ही हम इसको इससे गुणा करेंगे ना तो 40 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो 40, तो ये 0 है ना, तो पॉइंट तो यहाँ लग जाएगा। 40 का तो खेल खत्म है, 0 का तो 4 दूनी का सर हमारे पास 8 हो जाएगा। और देखिएगा 4 पंजो 20, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 2। और सर ये हमारे पास है इतना आ गया। इसको इससे गुणा कर लिया आपने। ओके ओके सर 22 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास है 25.2 आ जाएगा। और बराबर का निशान, ये संख्या आप ऐसे कैसे लिखो? 1010 और प्लस कितना आपके पास है? सर हमारे पास 25/22 है। आप ये बताइए अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 25.2/22 में से आप 25 हटा दोगे तो सिंपल सी बात है आपके पास है 0.2/22 बचेगा, बराबर का निशान। इसको आप इधर लेके आओ।
सर इसको अगर हम इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 1008 घटाओगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा 10। तो सर बी ऑप्शन राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन ध्यान में रखना, गलत मत करना। औसत डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं है मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, डेटा चेंज था, लेकिन औसत दिया हुआ था, आपसे ये वाला मान पूछा था। तो आपको क्या करना है, ये एवरेज निकालिएगा, ये संख्या है, ये योग निकालोगे, सबको जोड़ोगे तो योग, और ये संख्या। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर ले आइएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे और 21 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो सबसे पहले तो वो जो दूरी तय करेगा ना, उस दूरी को निकालो। दूरी बराबर होता है सर चाल इंटू समय, और समय कितना आपके पास 1 घंटे 21 मिनट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 21 बटे कितना लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं ना। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 7 बार, 3 से कितनी बार 20 बार। तो ये सर इस तरीके से हमारे पास है 27, देखो ये इसको जोड़ के ये कर दिया बटे 20, 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 4 बार कट जाएगा। तो 27 चौको कितना होता है आपके पास है 108 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इसी दूरी को वह 12 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी गति कितनी होगी। तो बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको इस दूरी को तय करवाना 12 घंटे में, तो 9 की स्पीड रही होगी उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका करेक्ट आंसर होगा। आइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ही शिफ्ट में पूछा गया था, पहले दिन। क्वेश्चन इतना सा था, बस कुछ नहीं था। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, सर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है आपके पास है ए माइनस वी का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4ab आता है, जानते हो ना। और एक फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस वी का होल स्क्वायर, और प्लस होता है आपके पास है ए माइनस वी का होल स्क्वायर, और इसका क्या रिजल्ट आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। 2a स्क्वायर प्लस क्या आता है बी स्क्वायर। लेकिन सर इसमें आपके पास ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4a। ए का मतलब क्या है, पहली संख्या कितनी है 2a। बी का मतलब कितना आपके पास, दूसरी संख्या 3b। तो सर अगर हम इनको गुणा करते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा 24, 24ab आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में ही सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। ये सारे क्वेश्चंस वो थे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप ये कहोगे कि सर आपने बाकी जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए लाभ हानि के परसेंटेज के, या फिर अदर एग्जामों के क्वेश्चन, या समय दूरी के क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए हैं, या फिर आपने ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इससे पहले मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए। जैसे अभी सरल ब्याज का किस्तों वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो उसकी क्लास भी मैं आपको करा चुका हूँ। अभी जस्ट ये क्लास कंप्लीट होगी तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आरआरबी ग्रुप डी 2026 एनालिसिस के नाम से, उसमें आप जाकर के चेक कर लीजिए, पिछली 3-4 वीडियो है, उनमें बाकी का जो पोर्शन है ना वो वहां पर है। अगर आपने वो सारी क्लासें पढ़ ली है तो आप इसको पढ़ करके कल एग्जाम दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।